हेलो बच्चों, तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, रिडॉक्स रिएक्शन का आज लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की। यानी कि बेटा, अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया है तो उसके हमें क्या फायदे हैं, यानी उसके यूजेस क्या हैं, हम उसे क्यों सीख रहे हैं। अगर हमने उसे सीखा है तो हम उसका एप्लीकेशन कहां कहां पर कर सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट हमारे सामने है कि कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। यानी आपके सामने है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो आप एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। बोले ठीक बात। अब बोला गया एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे कंपेयर होगा, तो बोला गया क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का ज्यादा है, ये सेम एलिमेंट के केस में देखेंगे हम लोग, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको याद रखनी। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो मैं आपके सामने, अगर आपके सामने आ जाए, देखिएगा, अगर लिखा है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ठीक बात है। अब जिन बच्चों को थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो इनके नाम समझ ले। HClO को बोलते हैं क्या, हाइपोक्लोरस एसिड। आप नोट डाउन कर सकते हैं। HClO को क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 को क्या बोलेंगे, क्लोरस एसिड। HClO3 को क्या बोलेंगे, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। HClO4 को क्या बोलेंगे, परक्लोरिक एसिड। क्लियर है बात। अगर कहा गया कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है अपने को, ठीक बात। अब बेटा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले यहां आपको Cl नजर आ रहा है, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने तरीका आपको पिछली क्लास में सिखाया है। यहां Cl+1 होता है, यहां पर +3, +5 और यहां पर +7। क्लियर बात। तो एक बात मुझे बताइए, क्या आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर अगर हम यहां पर देखें तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, और आप बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और सेम एलिमेंट के ही कंपाउंड को आपस में कंपेयर करना है। जैसे अगला है N2O3, N2O4, कुछ भी दे सकता है, N2O5। यहां पर भी हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की, ठीक बात, वही चीज है। अब यहां पर अगर बात की जाए ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन है, आप निकालोगे +3 आएगा, N2O4 में +4 आएगा, मैंने निकालना सिखा दिया है पिछली क्लासेस में, +5 आएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो बच्चे देखें। अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता हुआ आपको मिलेगा, ठीक बात। अगला सवाल, अगर हमारे पास है H2SO3 और H2SO4, सब में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। अगर इनके कंपैरिजन की बात आ जाए तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन सल्फर दिख रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO3 में +4 है, H2SO4 में
+6 है, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, यानी H2SO4 H2SO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाएगा। सेम एज अगर मैं आपके सामने लिखता हूं HNO2 और HNO3 और इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की बात करूं तो आप कहेंगे नाइट्रोजन यहां पर +3 में है, यहां पर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी HNO3 HNO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्लियर है बात? तो ये चीज आसानी से लग जाती है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री है तो इसमें एक केस ऐसा आएगा जिसको आपको याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। कारण भी मैं बताऊंगा, लेकिन उस केस को आपको अलग से याद रखना है। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं कि H3PO2 H3PO3 और H3PO4 है, ठीक बात, और कहा गया कि आप इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर कर दीजिए। बात समझिएगा, सवाल एक्सेप्शन दिया हुआ है। यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो देखिएगा फास्फोरस का आएगा H3PO2 में +1, H3PO3 में +3 और H3PO4 में +5, ठीक बात। आपकी थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, मगर इस केस में आपको याद रखना है रिवर्स ऑर्डर होता है, यानी कि अगर बात की जाए तो H3PO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO3 और H3PO4 से ज्यादा होता है, यानी एक्सेप्शन आया। और यहां पर इसका कारण है, एक शब्द यूज किया गया क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन अगर आपको, जिन बच्चों को थोड़ा भी पता है वो समझ जाएंगे कि रेजोनेंस में क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, यानी रेजोनेंस को ब्रेक होना पड़ता है, इस वजह से मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। तो H3PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, उसका रीजन आप क्या देंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर है बात? तो ये बात आपको, इतनी बात तो हर हालत में याद होनी चाहिए। अब यार क्योंकि मैंने यहां लिखा है एसिडिक, तो बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट उल्टा हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए जो करना है बेसिक के लिए जस्ट उल्टा करना है। तो आपको याद रखना है कि अगर कल को आपके पास कभी आ जाए तो आप यहां नोट कर लीजिए, वरना तो ज्यादातर क्या होता है एसिडिक ही पूछता है। कहा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। क्लियर है बात? लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं, या कल को बेसिक पूछा गया तो रिवर्स करके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बता दें। ये हमारा पहला पॉइंट, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की बात करें। अब बेटा अगर आगे की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है क्या, कि डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट यानी कौन सा कंपाउंड कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम कर रहा है और कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके काम कर रहा है। पहले इन दो शब्दों को समझिए। पहला पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शुद्ध भाषा में बात करेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो आप कहेंगे एजेंट का मतलब होता है दूसरे के लिए जो काम करे, तो आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को
ऑक्सीडाइज करे। तो अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ क्या होगा, बोले उल्टा होगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस। ठीक बात खत्म नहीं हुई, पूरी बात होगी। दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, बोले हम कैसे पहचाने, बोले दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे। खुद को रिड्यूस करे मतलब अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटा दे। तो इसी का जस्ट रिवर्स होगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, आप कहेंगे जो दूसरे को रिड्यूस करे। दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। दूसरे को रिड्यूस करेगा तो अपने को कैसे पता चलेगा, दूसरे को अगर रिड्यूस कर रहा है तो दोस्त इसका मतलब है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम कर रहा है। खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है। ये बात हम करने यहां पर जा रहे हैं। मैं एक चार्ट से इसको प्रॉपर बताने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है, ठीक, और जाहिर सी बात है वो एलिमेंट किस में होगा, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है, अकेला भी हो सकता है। कहा गया अगर एलिमेंट समझिएगा बात को, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर, किस पर है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यानी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या पर है, यानी अगर बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ऐसी सिचुएशन में अगर एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो वो हमेशा क्या करेगा, दूसरे को हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा। यानी आप बोलेंगे ऐसे कंपाउंड किसकी तरीके बिहेव करेंगे, ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो। दूसरा पॉइंट, अगर आपका एलिमेंट लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ज्यादा लिखने वाली बात है नहीं और ज्यादा लिखकर कोई कुछ कर नहीं पाया। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो अगर वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो आपको याद रखना है ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो हमेशा किसकी तरीके काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके। ठीक, तो तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, अगर वो मिडिल पर है, यानी ना हाईएस्ट पर है ना लोवेस्ट पर, मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, किस पर है, मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट पर। यह सिचुएशन सबसे खतरनाक है। इन दोनों सिचुएशन में आप कंफर्म रहेंगे। अगर एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो आप बोलेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एलिमेंट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर मिडिल पर है तो वो सारी रिएक्शन इनऑर्गेनिक की आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वो उस समय क्या करना चाहता है। तो बोला जाएगा ऐसी सिचुएशन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके भी काम कर सकता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, यानी एक्ट एज अ बोथ, है ना। ये बात आपको याद रखनी। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो कुछ एलिमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, देखिएगा। अगर मैं कहता हूं KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ठीक बात, मैं एलिमेंट लिख रहा हूं। CO2 है, HNO3 है, H3PO4 है, H2SO4 है, SO3 है, ठीक है ना।
HClO4 है, ये लोग हैं। अब मैंने आपको जो पहले लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट में एक बार पढ़ाया था कि कौन सा एलिमेंट कहां से कहां के बीच में लाई कर सकता है, वो क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी उनको देख लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। Mn +7 पर है, Cr +6 पर है, कार्बन +4 पे है, निकालना आपको आना चाहिए। HNO3 में नाइट्रोजन +5 पर है, H3PO4 में फास्फोरस +5 पर है, H2SO4 में सल्फर +6 पर है, SO3 में सल्फर +6 पर है, HClO4 में Cl +7 पर है। यानी यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सारे एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। किस पर है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो अगर भैया ये सारे लोग मैं कहूं कहां पर है, तो मैंने कहा ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। इसका ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। किस पर है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो ये एलिमेंट आपको कहीं भी नजर आ जाएंगे, आप हमेशा बोलेंगे ये सारे लोग क्या करेंगे? ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओए से समझ जाए, ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करेंगे। ठीक बात। अब अगला, अगर आपके पास है CH4, अगर आपके पास है NH3, अगर आपके पास है PH3, ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहां पर अगर बात करें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -3, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है -3। अब जरा मुझे ये बताओ, ये सारे एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट हैं? तो आप बोलेंगे ये सब अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। क्या है? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर है तो हम लोगों ने बोला है ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं बोलूंगा ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा किसके तरीके काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके काम करेंगे। बड़ा आसान होता है निकालना। अगर मैं आपके सामने बोलूं अगला, मेरे पास है HNO3, मेरे पास है SO2, मेरे पास है H3PO2। कौन है? HNO3, SO2, H3PO2, H2O2। समझना। अगर मैं यहां बात करूं तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन, सॉरी HNO2 लेना है ना, नाइट्रोजन +3 पर है, सल्फर +4 पर है, फास्फोरस +3 पर है, ऑक्सीजन -1 पर है। पहली क्लास याद कर लीजिए, क्या बताया था? नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 के बीच में होता है, तो मिडिल पर है। सल्फर और ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन के लिए -2 से +2 के बीच में हो सकता है, और सल्फर के लिए -2 से +6 हो सकता है। यानी जितने भी एलिमेंट यहां प्रेजेंट हैं ये सब अपने मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। किस पर है? मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। क्लियर है बात? अब अगर ये मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है दोस्त, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों की तरीके काम कर सकते हैं। यानी हम बोलेंगे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात? तो दोस्त बात केवल इतनी सी है, आपको चीजों को अच्छे से समझना आना चाहिए। अगर आपने एक बार चीजों का दिमाग में एक मैप बना के रख लिया तो याद रखना है आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है दोस्त, है ना। अगर आप अपने दिमाग में ये बैठा के बैठे कि मैं रोज का 14 घंटे पढ़ लूंगा और उससे कुछ हो जाना है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, चीजों को समझना है
और फिर आप आसानी से उसको कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप एक बात ये समझ लीजिए कि आपके दिमाग में एक बात, मतलब आपके मन में एक बात रहती होगी कि पेट केवल ये है। आप याद रखिए, ये भी पेट है और ये भी पेट है। बात समझ रहे हैं। अगर आपने ज्यादा रखा तो ये भी उल्टी कर देगा, और इस पे ज्यादा रखते हैं तो ये भी उल्टी कर देता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। जैसे सिंपल सी कहानी है कि आप मूवी देखकर आए तो इसने सब कुछ रख लिया। आप किसी को भी बैठाल के पूरी पिक्चर दिखा सकते हैं, पूरी पिक्चर सुना सकते हैं, सॉरी, है ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एनसीईआरटी पढ़ी और इसने उल्टी कर दी। तो आपको अपने दिमाग को भी उतना ही मजबूत रखना है। जैसे पेट है, खाना खाएंगे, पनीर की सब्जी है तो खा लेगा, करेले का जूस पिलाओगे तो पलट देगा। तो दोनों मजबूत होने चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, जिसका एक पेट काम कर रहा है वो मजदूर है, जिसका ये काम करेगा वो मजदूर है, और जिसके दोनों पेट काम करेंगे वो राजा है। तो आप समझ लीजिए आपको क्या बनना है। तो इसलिए बहुत नहीं पढ़ना है और सब कुछ नहीं पढ़ लेना है ना। ज्ञानी नहीं बनना है कि हमको सब कुछ ले आओ। ज्ञानी की जरूरत नहीं है नीट के एग्जाम में। नीट के एग्जाम में प्रॉपर एग्जाम है कि आपको कुछ पूछा गया, आपने उस कंसेप्ट के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। जानते हैं तो फटाक से एप्लीकेशन करिए, नहीं जानते काम खत्म हो गया, फिर वो सवाल आपसे होने वाला नहीं। तो इसको बढ़िया से उतारिए। और जो बातें बताई गई हैं, क्योंकि सारी बातें बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, मैं प्रयास करता हूं, बीच बीच में बोलता भी हूं कि आप उन चीजों को यार जरूर नोट डाउन करिए। तो आप उन बातों को लिखते चलिए साइड में, आपका काम होता रहेगा। तो हमने इसका दूसरा प्रॉपर्टी भी पढ़ दिया, डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। अब हम इसका तीसरा प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। इसको नोट डाउन करिए। चलते हैं बेटा। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये एक सवाल आता है, इसलिए मैं इसको सवाल की तरीके ही करूंगा। और याद रखिए, मैं 100% श्योर हूं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। जो भी आपको ट्रिक बता रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको मैं जैसे बता रहा हूं आपको वैसे ही करना पड़ेगा ये सवाल, बाकी कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। जैसे मान लीजिए उसने बोला एक कोई कंपाउंड है, समझना, जो ए, बी और सी से बना है, और उसने कहा ए का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और सी का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। यहां इन्होंने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट सवाल में दे रखे हैं। आपसे पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करो, क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का। इसके लिए वो आपको 4 ऑप्शन पकड़ा देगा। मान लीजिए उसने पहला ऑप्शन दिया AB2C3, दूसरा ऑप्शन आपको दिया A2BC4, है ना, तीसरा ऑप्शन आपको दिया AB2C4, चौथा ऑप्शन दिया AB C3। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ये पूरा सवाल टाइम वेस्टिंग होता है, आपके समय को बर्बाद करने के लिए आता है। अब आपकी किस्मत है, आपको क्या करना है, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल चेक करिए। क्या करिए, पर मॉलिक्यूल चेक करिए, पर मॉलिक्यूल चेक करो, है ना, और 0 के बराबर कर दो। किसके, 0 के। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के बराबर कर दो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर तीसरा ऑप्शन पकड़ा AB2C4, AB2C4, और मैंने कहा यहां पर टोटल सम, जो हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था, टोटल सम ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चेक ही करना पड़ेगा। मैंने उठा लिया AB2C4 को, मैं चेक कर रहा हूं, टोटल सम 0 आएगा, यानी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। आइए, ए कितनी बार दिया है, 1 बार, यानी 1 × +2। बी कितनी बार दिया है, 2 बार, 2 × +3। सी कितनी बार दिया है, 4 बार, 4 × -2। बात समझना, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब अगर आपने सम देखा तो आप देख रहे हैं क्या आया, 0। अगर 0 आया तो ये मॉलिक्यूल आपका पास हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इस मॉलिक्यूल को पास कर रही है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बात।
तो ये बात आपको हर हालत में याद रखनी है। इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे उन सारे सवालों में बेटा आपको यही ही करना है और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब ये आपकी किस्मत है कि आप जो ऑप्शन चेक कर रहे हैं, समझना वो ऑप्शन, अच्छा एक में अगर हिंट की बात कर लें तो कोई हिंट नहीं है, कॉमन सेंस है। अगर इस तरीके कोई सवाल आए तो प्रयास ये करना यार कि एक बार तीसरा और चौथा ऑप्शन पहले चेक करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है, मतलब ये बकवास वाली बात है, हो सकता है जनरली वो आपको पहला मॉलिक्यूल नहीं देगा, क्योंकि इतनी बात तो आप जानते हैं, पहले ही चेक कर लेंगे तो आपका टाइम वो खराब नहीं कर पाएगा। तो आप उल्टा चलिए, और मैं कहूंगा ज्यादातर अगर आपको चेक करना है तो आप पहले थर्ड और उसके बाद फोर्थ को चेक करने का प्रयास करिए, तो आपका काम बन जाए तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात वाली बात है नहीं। इसको नोट डाउन करिए। चौथे पार्ट की बात करते हैं। चलते हैं बेटा, लास्ट पार्ट मैंने आपको इक्विवेलेंट का पूरा सीरीज पढ़ाया है, तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, तो ये पार्ट वो है कि जो मैं मान के चलता हूं कि आपको आता होगा। टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट, कहा गया अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम लोग क्या बोलते थे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर ही मेन चीज थी जिसको निकालने के लिए पूरा सीरीज पढ़े थे। अब जरा यहां बात कर ले तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मदद करता है। कहा गया कि जो आपका एन फैक्टर, जिन बच्चों को नहीं पता है वो यही सीख लें फिर से, एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। बोले एन फैक्टर होता है क्या, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल बाय ऑक्सीडेशन देख लो या रिडक्शन देख लो, मतलब कोई एक चीज देखो, या तो ऑक्सीडेशन देखो या रिडक्शन। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या शब्द यूज किया गया, टोटल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर मोल। पर मोल का मतलब ये कि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख रहे हो तो उस समय ये ध्यान रखें कि एक मोल में वो एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। अगर एक बार प्रेजेंट है तो आपने जो चेंज निकाला वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो 2 बार प्रेजेंट है तो आपको उतनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने 2 चीजें रखता हूं, देखिएगा, ये हम लोग कर चुके हैं खूब। MnO4 माइनस से बन रहा है Mn+2, समझना, और मुझे MnO4 का मॉलिक्यूलर वो इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट को मैं कैपिटल E से रिप्रेजेंट करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा। बोलो, तो जिसका निकाल लाऊंगा उसी का M लिखूंगा, यानी उसका ही मॉलिक्यूलर वेट है, या आयन है तो आयनिक वेट है। अब जरा यहां बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ना चाहिए। Mn का होता है +7, यहां है +2। चेंज क्या, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, तो आप रिडक्शन से चेक कर रहे हैं। +7 से +2 यानी चेंज कितने का आया, 5 का। लेकिन रुके रहिए, पर मोल पे जाइए। पर मोल का मतलब 5 का चेंज आया 1 Mn के लिए, पर मोल, 1 मोल में Mn कितनी बार है, 1 बार, यानी मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपको n फैक्टर निकाल के देगा, मोल नहीं है, स्मॉल n का मतलब n फैक्टर, NF मान लो इसको। बोलो भैया, अब ये बताओ MnO4 का इक्विवेलेंट वेट, तो क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना है, 5, यानी m/5 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर इसी में वो बोल दे Cr2O7 -2 है और इससे बन रहा है Cr+3, ठीक बात, आ जाओ गुरु। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर तो एलिमेंट का होता है, कितना है, +6 होता है, +6 से +3 यानी 6 से 3 रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। बाय या तो ऑक्सीडेशन देख लो या रिडक्शन देख लो, तो रिडक्शन दिख रहा है हमको। अब यार 6 से 3 में जा रहा है, तो ये बताओ चेंज कितने का आया, तो बोले 3 का। मैं 2 शब्द प्रयोग कर रहा हूं, चेंज, टोटल चेंज। पहले जो आप देखते हैं वो चेंज होता है, टोटल चेंज के लिए आपको मॉलिक्यूल के पास दोबारा जाना पड़ेगा, आयन के पास दोबारा जाना पड़ेगा। चेंज 3 का, ठीक। अब आप बोलेंगे टोटल चेंज के लिए वापस आ जाओ इसके पास। 1 मोल में क्रोमियम यानी Cr कितनी बार है, 2 बार, यानी 3 × 2, तब जाकर तैयार होगा
एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर याद रखना, दो बातें याद रखना, एन फैक्टर तैयार होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। बात समझ में आई, जो कि पर मोल होगा। तो ये बताओ एन फैक्टर हुआ 6, तो अगर मैंने इसका इक्विवेलेंट वेट की बात की तो होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6, यानी m/6। ठीक बात। इसी में अगर मैं आपके सामने रख दूं, जरूरी नहीं है यहां एक ही एलिमेंट कर रहा था, अगर मैं आपके सामने रख दूं Fe, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं इसमें, C2O4 पढ़ाने जाओ तो पढ़ाते ही रह जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं, कंसेप्ट समझोगे तो काम बन जाएगा। बनाया Fe+3 प्लस CO2। मैं अपनी सिर्फ एक छोटी सी लाइन को प्रूव कर रहा हूं कि वो पूरी तरीके से आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा सकती है, ये गारंटी है मेरी। FeC2O4 से ये बन रहा है। आइए, FeC2O4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। समझिए, Fe+3 देखते जाइए, यहां पे +2 से +3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से +4 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम यहां पर क्या बोलते हैं, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल बाय ऑक्सीडेशन देख लो या रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, दोनों को लेना पड़ेगा यहां पे। आइए, अब एन फैक्टर निकालना इंपॉर्टेंट बात है, तो एन फैक्टर तो दोनों के सम से निकलेगा, तो अगर मैं Fe के लिए बात करूं तो Fe +2 से +3 में जा रहा है, यानी चेंज आ रहा है 1 का। चेंज कितने का आ रहा है, 1 का, लेकिन पर मोल Fe कितना है, एक बार, तो 1 हो गया, 1 × 1, तो 1 आया चेंज। कार्बन +3 से +4 चेंज आ रहा है 1 का, चेंज आ रहा है 1 का, लेकिन पर मोल में कार्बन 2 बार मौजूद है, यानी 1 × 2 करेंगे। अब क्योंकि दोनों लोगों से तीर फेंक रहे हैं तो सम की बात करेंगे, तो एन फैक्टर की अगर बात करेंगे तो वो हम बाय ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, तो लिखेंगे 1 + 2, यानी एन फैक्टर कितना होगा, यहां पर 3 होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा FeC2O4 का m/3। क्लियर है बात। अब अच्छा, एक बात याद रखना, कभी ये गलती मत कर देना, और लिखा है अगर यहां रिडक्शन हो रहा होता तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ नहीं लिए जाते, आप केवल ऑक्सीडेशन लेंगे। यहां किस्मत अच्छी है, Fe का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी हो रहा है, कल को कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसमें तीसरे वाले का भी हो रहा है, तीनों को लपेट। और याद रखना, पर मोल ही आप निकालेंगे, आसानी से चीजें कर ले जाएंगे। एक सवाल आपके लिए चलते चलते है गुरु, कि आप जरा इसको करके बताइए। जैसे AH2S3 आर्सेनिक है और ये बना रहा है ASO4, छोटा ऐसा है ना, ASO4, और यहां पे चार्ज है -2, यहां चार्ज है -3 प्लस SO4 -2, ये यहां पर बना रहा है, समझिए। और यहां पे आपसे पूछा गया कि बताओ कहानी क्या है, तो आप कहोगे देखो आर्सेनिक ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकालना आपको आना चाहिए, आर्सेनिक ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ठीक। सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर -2, इससे कोई मतलब नहीं है, टोटल चार्ज है -2, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। क्लियर। आप देखो +3 से +5, पहले पकड़ लो हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां ऑक्सीडेशन होगा तो लेंगे, रिडक्शन होगा तो नहीं लेंगे। सल्फर -2 से +6 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दोनों लोग पास हो गए, यानी दोनों के सम से एन फैक्टर निकलेगा। आओ, आर्सेनिक +3 से +5, 2 का चेंज आया, मॉलिक्यूल में वापस आए, आर्सेनिक 2 बार है, 2 × 2 4 हो गए। सल्फर -2 से +6, 8 का चेंज आया, -2 से +6, 8 का चेंज आया, ऑक्सीडेशन ही लेना है। और अगर बात करें तो पर मोल वापस आए, मॉलिक्यूल में वापस आए, सल्फर 3 बार है, यानी कि 3 बार। तो भाई साहब जरा बताओ एन फैक्टर यहां क्या हुआ, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 प्लस 8 तिहाई 24, एन फैक्टर कितना आया 28, है ना, 24 और 4
28। एन फैक्टर कितना आया? 28। एन फैक्टर 28 आया तो भाई साहब इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? m/28। कहानी खत्म। अच्छा एक बात और, तुम ये कहोगे कि ये बताओ, अच्छा बहुत लोग जो ज्ञानी है वो भी सुन ले, अगर वो कहें कि सर ये बताइए आप ऑक्सीडेशन में क्यों जोड़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो यहां से भी निकल रहा है यहां से भी निकल रहा है, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है निकलना और रिडक्शन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, तो अगर आपने वहां जोड़ा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए बाय ऑक्सीडेशन लेते हैं या बाय रिडक्शन लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों में से कोई एक ही पिक करना, वरना पिक मत करना। तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप आसानी से चीजों को कर ले जाइए। यहां पे आपका ये मामला खत्म होता है। अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका नोट्स बना लीजिए। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, यानी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इतनी बात बच्चों आपके सामने। धन्यवाद।